महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 149, 150 से लेकर 151 की जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजंस किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो कैग का पद है भारत में एक संवैधानिक पद है और इसके माध्यम से जो है पूरी जो वित्तीय प्रशासन है, जो भी संसद के द्वारा, राजधानी मंडल के द्वारा जो भी विनियोग विधेयक के माध्यम से जो भी धन खर्च किया जाता है उसका पूरा जो है लेखा जोखा ऑडिट करना, उसको अकाउंटिंग करना है, ये सब चीजें पूरी तरह से कैग के द्वारा किया जाता है। हालांकि संघ के जो अकाउंट को लेखांकन करना, संकलन करने का कार्य जो है कैग के द्वारा नहीं किया जाता। संघ के जो मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा मतलब कि जो है डाटा जो होता है, जो अकाउंटिंग है उसको जो संकलन करने का कार्य विभाग संघ के जो मंत्रालय उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन संघ के जो ऑडिट करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। तो इस चीजों को विस्तार से देखेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ के प्रोविजंस की अगर हम बात कर लें, देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह है क्या है? संवैधानिक पद है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में ये कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो प्रोविजंस दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे हम कैग का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, शपथ के बारे में, कार्यकाल हटाने की क्या प्रक्रिया है, वेतन की क्या व्यवस्था है, तो और उनकी क्या कार्य है, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं, सभी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया? कहा गया कि भारत का क्या एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रोविजंस दिया गया है। अब इसमें अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा? तो शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है, शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा। जो तृतीय सूची में, जो तृतीय सूची है, थर्ड शेड्यूल में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या है? शपथ लिया जाता है दोस्तों। तो शपथ का जो प्रारूप कहां पर दिया गया है? जो तृतीय सूची है, थर्ड शेड्यूल में जो वो दिया गया, वहां से चीजें बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल। जो कार्यकाल है वो भी संविधान के द्वारा नहीं था। यहाँ पर देखेंगे प्रोविजंस लाया गया था संसद में महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के माध्यम से जो है चीजें यहाँ पर देखिए लाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो कार्यकाल है वो क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये चीजें आपको बारीकियां से ध्यान रखना है। कैग के द्वारा जो कार्यकाल का निर्धारण हुआ है संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को पार्लियामेंट में क्या संसद के द्वारा क्या कानून बनाया जाता है और उसी के तहत जो कार्यकाल का जो निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 148 में कहा गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और शपथ की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाएगा और शपथ का जो प्रारूप है वह थर्ड शेड्यूल में दिया गया। उसी प्रारूप में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं शपथ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्यकाल कितना है इनका? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले, तो 6 ईयर या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये। तो आपको कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी। स्लाइड में हमने देखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा और कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए संसद में क्या महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। मतलब पार्लियामेंट की जो है संसद में कैग से रिलेटेड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक्ट जो है कैग एक्ट 1971 लाया जाता है। कैग एक्ट 1971 लाया जाता है
और उसके माध्यम से जो कैग की जो है ना और जो दायित्व है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित और अन्य जो प्रावधान है वो संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। ये चीजें संसद ने वहां से अपना अनुच्छेद 148 से पावर ग्रहण करते हुए लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को क्या है पारित किया। तो यहीं पर हम देख रहे हैं क्या एक्ट 1971। फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 76 में इस एक्ट में संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन होता है? संशोधन यहाँ पर किया जाता है कि केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखाओं से संबंधित कार्य को अलग कर दिया। मतलब गैर जो है वह संघ के जो संघ है संघ के जो लेखांकन का कार्य है, लेखा जो लेखा संकलन का कार्य जो कैग से लेकर जो संघ के विभिन्न मंत्रालय उनको सौंप दिया जाता है। या अपने अकाउंट को जो है डाटा जो है आपका है उसको क्या करिए लेखांकन करिए, उसको संकलन करिए, उसका जो ऑडिट उसका जो लेखा परीक्षा कैग के द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन लेखा का जो संकलन का काम जो है जो विभिन्न विभाग मंत्रालय भारत सरकार के वे स्वयं जो है करेंगे। ठीक है, तो 1976 में प्रोविजंस लाया जाता है इसमें। लेकिन अभी भी जो राज्य सरकारें हैं उनके जो लेखांकन का जो कार्य है, लेखा संकलन का जो कार्य है और लेखा जो परीक्षा ऑडिट जो रिपोर्ट है वो सभी दोनों जो कार्य है वह कैग के द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लेकिन संघ के भारत सरकार के केवल वह लेखा परीक्षा का कार्य जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सिर्फ जो है कैग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमको लग रहा समझ गए होंगे आप कि इस अधिनियम में 1976 में संशोधन कर दिया गया। अब ये हुआ कि संघ के जो लेखा संकलन का कार्य जो विभिन्न मंत्रालय भारत सरकार को स्वयं करेंगे, लेकिन जो लेखा परीक्षा का कार्य कैग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उनके लेखा परीक्षा का कार्य और जो लेखा संकलन का कार्य दोनों कार्य जो कैग के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब देखेंगे वेतन। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी के बारे में कहा गया है। देखिए और ये भी जो प्रोविजंस कहीं से आ रहा है। देखिए महालेखा परीक्षा कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करिए हम नियंत्रण को महालेखा परीक्षा का जो वेतन व अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा। ध्यान में रखना पार्लियामेंट के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाएगा। और वेतन क्या है? वेतन आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। मतलब संसद ने निर्धारित किया है कि कैग का जो वेतन कितना होना चाहिए वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ये चीज आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप बात करते हैं हटाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यहाँ पर आप गौर करिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से रिमूव किया जाएगा उसके पद से उसी तरीके उन्हीं आधारों उन्हीं रीतियों के आधार पर क्या है कैग को उसके पद से हटाया जा सकता है। तब आपको यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से हटाया जाएगा। हटाने की बात अगर हम करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो आधारों पर हटाया जाएगा। एक क्या है साबित कदाचार और असमर्थता। इसके आधार पर साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार ये सब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक है, असमर्थता मतलब साबित कदाचार मिसबिहेवियर। क्या है? मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर और असमर्थता कैपेसिटी नहीं रहेगी, जो क्षमता नहीं रहेगी कि उस पद को जो है धारण कर पाए। तो इनकैपेसिटी आपको ध्यान में रखना
कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें साबित जो कदाचार है, मिसबिहेवियर, और उसके बाद जो असमर्थता इनकैपेसिटी, मतलब उस पद को धारण करने के लिए जो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वो क्या है, असमर्थ है, ये चीजें। तो अगर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा हटाने का आदेश जब तक न दे दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य विशेष बहुमत मतलब यहाँ पर जो सदन, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। उसके लिए क्या है, सदन का क्या होना चाहिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए हैं दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या है, पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और उस विशेष बहुमत में क्या पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको। देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा क्या, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की, उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उस प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, दे दी गई हो या आदेश दे दिया गया, ये चीज आपको क्लियर आदेश दे दिया गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो दो आधार पर हटाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर क्या हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत से क्या है, प्रस्ताव क्या है, पारित कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीजें लिखना है आपको, विशेष बहुमत क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या के क्या होना चाहिए, बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उस प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे दी गई हो, आदेश दे दिया गया, तब क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या पद से हटाया जाता है। तो सेम प्रक्रिया क्या है, कैग के लिए फॉलो किया जाता है, इसे यहाँ पर हमने आपको डिटेल बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप हमको लग रहा समझ गए होंगे आप यहाँ पर। देखिए हटाने की क्या प्रक्रिया थी, ये चीजें आप समझ गए हम यहाँ पर। हटाने की प्रक्रिया क्या दिखाया गया था यहाँ पर दोस्तों,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर। तो दो ही आधार है, क्या है, एक मिसबिहेवियर है, कदाचार हो गया, और क्या है, असमर्थता के आधार पर। और कैसे है, संसद दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा और राज्यसभा की जो सदन की क्षमता है उसकी सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा उसी सत्र में ऐसा हटाने का आदेश दे दिए हो, तब क्या है, उक्त न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और उसको जो कैद है उनको भी हटाया जा सकता है। ये चीज आप समझ गए हैं। यहाँ पर हमने आपको ये चीज बता दिया दोस्तों, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा। आते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे। अब कैग की अगर प्रशासनिक शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो कैग की प्रशासनिक शक्तियों में क्या है, देखिए यहाँ पर संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी उपबंध, किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए, तो संसद ने कैग से रिलेटेड क्या बनाया है, कैग एक्ट 1971, ये आपको ध्यान कराना प्रश्न आ सकता है यहाँ से। कैग एक्ट जो है 1971, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अधिनियम जो 1971, तो वही चीज है, संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को उपबंध के अधीन रहते हुए, तो जो संसद में जो प्रोविजंस, जो संविधान में प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 में, तो वहाँ जो प्रोविजंस है उसके अधीन रहते हुए, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसके अधीन रहते हुए वो चीज आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं ऐसी हो कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भी की जाए। ये चीज आपको जो मतलब कैग का जो कार्यालय है उस कार्यालय में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, फिर उनको सहयोग देने वाले जो कर्मचारी है, उन सब चीजों के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए महालेखा परीक्षक की जो प्रशासनिक शक्तियां क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उन सब चीजों को जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्या फाइनली जो है डन किया जाएगा। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा क्या फाइनली डन किया जाएगा। अब समझिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया दोस्तों, देखिए भारत की संचित जो कैग कार्यालय उस पर जो भी भार आ रहा है, भार का मतलब है जो भी प्रशासनिक खर्चा है, जो व्यय हुआ, जो कार्यालय में कैग के कार्यालय में कर्मचारी गए थे, जो भी पूरा जो खर्चा है क्या भारत की संचित निधि में क्या है भारित, ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। भारत की संचित निधि में क्या है भारत की संचित निधि में क्या भारत है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो कार्यालय के जो प्रशासनिक खर्चे हैं, जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आता है जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले जो भारत व्यय होता है उस पर क्या सेंसर में जो कोई मतलब नहीं होती, ये चीज आप यहाँ पर जानकारी हो। और यहाँ पर देखिए कि संसद संचित निधि का जो उल्लेख होता है इसके किस आर्टिकल में यहाँ से भी चीजें आ सकती है, तो आपको ये आर्टिकल 266 याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 266 में क्या भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, ये चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब जो भी कैग की जो कार्यालय की जो भी खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे हैं, जो भी आ रहा है वेतन भत्ते पेंशन जो भी दिया जा रहा है, वे सब क्या भारत की संचित निधि पे जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पे क्या है खर्च होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 266, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या दोस्तों नोट्स, कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर देखिए। स्लाइड में हमने जो भी क्या कॉन्सेप्ट आपको एज ही तो मतलब आपको या पीसीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। हालांकि पीसीएस में 100 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन पेपर का नेचर भी इस समय चेंज हो रहा है, तो ये कि स्टेटमेंट फॉर्म आ सकता है और इससे पहले आया भी है एग्जाम में, तीन चीज आपके क्लियर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर रह जाने के बाद भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति पर कैग बन जाता, ठीक है, कैग के पद को धारण कर लेता, तो भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार
भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को क्या है धारण नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको पहले पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, कोई भी मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यहाँ पर नियंत्रण आता है, ठीक है, नियंत्रणक। कोई भी मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये कि सरकार के अधिक किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में क्या है, कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्या उनके ड्यूटीज है, क्या पावर्स दी गई है, यहाँ पर इसी बात की यहाँ पर डायरेक्टली आर्टिकल के माध्यम से भी आ सकता है। आर्टिकल 149 में किसका जिक्र, आर्टिकल 151 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो हम ये देख रहे हैं आर्टिकल 149 क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है। पहले पॉइंट लिखा गया है, यह भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी गैर संबंधित लेखाओं की क्या लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है, भारत की संचित निधि हो गया, राज्य की जो संचित निधि हो गया, और ऐसे संघ शासित क्षेत्र जहां पर विधानसभा, अब देखिए वर्तमान में अगर विधानसभा की बात की जाए, एक तो दिल्ली में है, एक पुडुचेरी में, और क्या है जम्मू कश्मीर में। तो वर्तमान में भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा का प्रोविजंस है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या गैर संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है। अब देखिए राज्य की संचित निधि का उल्लेख कहाँ किया गया, वो भी आर्टिकल 266 में उसका उल्लेख किया गया। ये चीज क्लियर, भारत की संचित निधि का भी प्रोविजन आपको अनुच्छेद 266 में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा, यहाँ पर लोक लेखाओं से जो पब्लिक अकाउंट है से सभी व्यक्ति क्या लेखा परीक्षा करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों, कैग जो है भारत की जो भी प्रशासनिक बच्चे हैं आए हैं सभी का क्या होगा, लेखा जोखा रखता है, ऑडिट करता है, उस पे जो है रिपोर्ट देता है। ये चीज आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए जो पब्लिक अकाउंट है, जो पब्लिक अकाउंट हो गया, तो दोस्तों जो पब्लिक अकाउंट है लेखा और उसको संचित निधि जो आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी जो फंड है, ठीक है, कैसा फंड, आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड का उल्लेख कहां पर किया गया आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 267। तो आर्टिकल 267 में क्या है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। ये चीज क्लियर होगा। जब हम आर्टिकल 261 क्लास 1 को कहेंगे तो यहाँ संघ की आकस्मिकता निधि की बात किया गया। किसकी बात किया गया, संघ की। ये संघ के लिए है, इसके लिए है संघ के लिए आकस्मिकता निधि की प्रावधान किया गया। राज्य के लिए अगर हम आकस्मिकता निधि की बात करें, राज्य के लिए आकस्मिकता निधि कहाँ है, तो इसके लिए है 267 क्लास 2। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। संघ के लिए भी आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है और राज्य के लिए भी आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। संघ के लिए भारत सरकार के लिए जो कंटिजेंसी फंड है वह कहां पर है, वो है आपका दोस्तों अनुच्छेद 267 क्लास 1 में है। और राज्य के लिए जो आकस्मिकता निधि है, जो राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, ठीक है, जो राज्य के लिए आकस्मिकता निधि है उसका उल्लेख कहां किया गया है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 क्लास 2 में किया गया। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब कैग के द्वारा क्या किया जाएगा, भारत की जो संचित निधि है, जो राज्य सरकार की संचित निधि है, भारत सरकार की जो आकस्मिकता निधि है और राज्य सरकार की जो आकस्मिकता निधि है, फिर भारत सरकार की जो लोक लेखा निधि है और राज्य सरकार की जो लोक लेखा निधि, सभी का क्या है ऑडिट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, कैग के द्वारा किया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट लिखा गया है, देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एक बोला कर लीजिए, इसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगी। ये राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रोविजन से, और ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये संघ के लिए किया गया है, ठीक है, ये चीज है।
पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट का भी प्रोविजन आपको अनुच्छेद 266 क्लास 2 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो देखें तो पब्लिक अकाउंट को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, आकस्मिकता निधि का प्रोविजन किस अनुच्छेद में किया गया, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जिक्र आ जा रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पर शेयर करके भी चल रहे हैं दोस्तों। पब्लिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 266 क्लास 2 पब्लिक अकाउंट का जो जिक्र है, लोक लेखा निधि का उल्लेख हमको कहां आर्टिकल 266 क्लास 2 में मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको मिले। और सामने की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 क्लास 1, राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 क्लास 2, और संचित निधि भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसका दोनों का उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 266 में किया गया। ठीक है, कहां किया गया, अनुच्छेद 266 यहां लिख देता हूं, अनुच्छेद 266 में किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी जो ट्रेडिंग विनिर्माण जो लाभ है और हम लेखाओं तुलन पत्र जो बैलेंस शीट होता है किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसका जो बैलेंस शीट है, और अन्य जो अनुमति लेखा है, मतलब उससे रिलेटेड जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके जो अधिकार क्षेत्र में है, उनका क्या है, जो बैलेंस शीट उनकी जो लाभ हानि का अकाउंट है, जो पूरा ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा क्या है, कैग के द्वारा क्या किया जाता है, उसका ऑडिट किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है, भारत सरकार का राज्य सरकार का जो निक्षेप निधि जमा अग्रिम बचत खाता और जो धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार है, चीजें यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर राज्य सरकार है, यहाँ लिख लीजिएगा राज्य सरकार। ठीक दोस्तों, वह निक्षेप निधि जमा अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, लेखा परीक्षा मतलब हो गया ऑडिट करता है, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, क्या किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, और उसका प्रमाण पत्र क्या होता है, जो सरकार के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो मतलब जीएसटी की बात करें या एसजीएसटी आईजीएसटी की बात करें, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी की बात करें, और जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जितना भी कलेक्शन होता है टैक्स का, उन सब चीजों के बारे में भी क्या आपको जांच पड़ताल करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या किसी कर या शुल्क की जो है, किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का क्या निर्धारण और प्रमाणन करता है, उसका प्रमाण पत्र क्या होता है, अंतिम। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैग का मतलब ये हो गया कि भारत की जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो वित्तीय उस प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है। अब कैग की उस लिमिटेशन से है कि जो खर्च हो जाता है, भारत सरकार या सरकार के द्वारा खर्च कर दिया जाता है, वह होने के बाद जो है उसका लेखांकन कर रहा है, लेखा परीक्षा का कार्य कर रहा है, ये चीज है थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीजें बारीकी से समझनी है। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या क्या आ रहा है दोस्तों, कैग लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्या लोक लेखा समिति एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है, इस पर हम बात करेंगे। कैग क्या है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या है, लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो कैग है वो अपना रिपोर्ट किसको देता है, मतलब लोक लेखा समिति राष्ट्रपति को तो वो रिपोर्ट देता ही है कैग के द्वारा, लेकिन कैग की जो रिपोर्ट को किसके द्वारा जांच किया जाता है, जांच पड़ताल अन्वेषण किया जाता है, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 सदस्य, जो 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य उसी से चयन किया जाता है, और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से चयन किया जाता है। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा यही जिक्र कर देते हैं, कितने मेंबर होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। अब इसमें डिटेल देख लेते हैं। अगर हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, कैग को यह निर्धारित करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संग्रहित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभावित किया गया है, और क्या वह क्या व्यय जो एक्सपेंडिचर हुआ है
इस रेल प्राधिकार के अनुरूप है। तो आप देखेंगे कि सर जो भारत सरकार के द्वारा जो विनियोग विधेयक लाया जाता है लेखानुदान के माध्यम से, जो अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से बजट पास किया जाता है, तो जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से बजट लाया गया, जिस योजना, मान ली कोई योजना है, कोई प्रयोजन था आपका, जिस प्रयोजन के लिए आपने धन को संसद के द्वारा स्वीकृति दिलाई है, ठीक है, विनियोग विधेयक आपने लाया, विनियोग विधेयक आपने पारित किया, विनियोग विधेयक, बिना विनियोग विधेयक के धन का आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपनी संचित निधि से धन कभी नहीं निकाल सकते जब वो विनियोग विधेयक पारित करे। हालांकि लेखानुदान के माध्यम से तत्काल धन मुहैया कराया जाता है, जो जो व्यवस्था है वो चलती है प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन ये टोटली आपको विनियोग विधेयक पारित करेंगे तभी जो है धन आपको मुहैया होगा संचित निधि से, इसी